नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ हरियाणा के गांव कुला में और यहाँ मेरे साथ हैं अमरीक सिंह जी। अमरीक सिंह जी एक लेखक हैं, कवि हैं और इसके अलावा अनुवादक भी हैं और भी बहुत कुछ हैं और एक अच्छे इंसान हैं। और भारत से बाहर अमेरिका के अंदर जाकर ये किस तरह से देशभक्ति के उन कामों को अंजाम दे रहे हैं जो कि आज के वक्त में हमें कर लेने चाहिए। तो इनसे अधिक परिचय बातचीत करते करते हो जाएगा। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 23 मार्च है और 23 मार्च शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव से जुड़ा हुआ है। 23 मार्च ही मशहूर कवि अवतार सिंह पाश से जुड़ा हुआ है। और आपको ये बता दूं शुरुआत में ही, ताकि आप वीडियो को पूरा देखें और गंभीरता से देखें, कि मेरे साथ जो अमरीक सिंह जी बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना समय जो है अवतार सिंह पाश के साथ भी बिताया है। तो उनसे जुड़ी हुई बातें भी होंगी, समसामयिक बातें भी होंगी, अमेरिका की बात भी होंगी, भारत की बात भी होंगी। तो मेरे साथ है, इनके साथ है मक्खन जी। तो मैं चाहूंगा अमरीक जी एक बार थोड़ा सा परिचय आप इनका भी करवा दीजिए हमारे ਅੱਛਾ ਜੀ। दर्शकों को। ਮੱਖਣ ਬਾਸੀ हाँ जी। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਦਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨੇ अच्छा। ਔਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵੀ ਨੇ। सेंटर पॉइंट हैगे ने स- ते अपनी नब्ज जेड़ा रक्त हैगा, हाँ ब्लड हाँ। हैगा, वो नहीं खजांची ने सो अपने। सो ये हाँ खजांची हैं ये हमारे खजांची है हैं। ये, ठीक है जी। अच्छा। सो ये खजांची हैं और तकरीबन वो जो सारा काम है हाँ जी। और खजांची के बाद बाकी काम भी बहुत ज़्यादा करते अच्छा, उसके अलावा भी हैं। करते हैं, या ठीक है। हाँ जी हाँ। चलो बढ़िया। अच्छा, कुछ कुछ बातचीत शुरू करेंगे और बातचीत हमारी बड़ी सहज रहती है और ऐसी रहती है कि दर्शक उससे जुड़े हाँ जी। और उसके भी आप आए हुए तो आपसे ज्यादा फायदा ले लें, हम लोग हाँ लाभ ले लें एक तरह ठीक से। है। मैं आप जैसे धन्यवाद। लोगों को चलती फिरती किताबें कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ अच्छा, जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि अमेरिका, यहाँ से अमेरिका गए हाँ जी। और वहां जाकर गदर मेमोरियल से जुड़े आप लोग। हाँ जी। तो ये सारा जो विचार है ये कैसे आया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई मूल रूप से? क्योंकि अधिकतर लोग तो पैसे कमाने जाते हैं और पैसे कमाने में ही जुट जाते हैं। या या जी। असल में जब मैं प्राइमरी स्कूल और फिर उसके बाद हाई स्कूल और कॉलेज में पढ़ा, तब से मैं अपने जो है शहीदों की कहानियाँ और भगत सिंह का की बहुत सारी किताबें तब तक पढ़ ली थी मैंने। ठीक है। जो भी भगत सिंह का लिटरेचर है, उनके साथी शिव वर्मा ने बहुत सी किताबें, संस्मृतियाँ है उनकी किताब जो, वो भी पढ़ी। और बाकी उनकी शहादत से अगर मैं जितना प्रभावित हुआ और उसको ढूंढाई से पढ़ने की इच्छा प्रकट हुई, तो पढ़ते पढ़ते यहाँ से चला गया। हम्म। और फिर उसके बाद मैं असल में हिंदुस्तान से 1976 में निकल गया था और अमेरिका में मैं गया हूँ 1 मई 1984 को। तो वहाँ पर पहुँचकर पता था कि गदर पार्टी यहाँ पर बनी है सैन फ्रांसिस्को में। वहाँ पर गदर मेमोरियल हॉल भी है, जो कि मेरे ख्याल में 1919 के करीब शायद गदर पार्टी वालों ने, नहीं, उस 1913 में 1913। गदर पार्टी वालों जो लोग थे, जो काम करने वाले देशभक्त थे, उन्होंने पैसे वगैरह इकट्ठे करके वो बिल्डिंग खरीद ली थी बनी बनाई। और जी। वहीं पर वो गदर का पर्चा निकालते थे। हम्म। और जो वो एक वीकली अखबार था, हफ्ताभर, गदर दी गूंज। कदर दी गूंज। हाँ, गदर दी गूंज। और उसमें अम, काम करने वाले, आपको पता है वो सराबा, छोटी उम्र के करतार सिंह सबसे सराबा। करतार सिंह सराबा उसको छापते थे। उनके साथ काम करने वाले उसके एडिटर लाला हरदयाल थे और उनके साथ छपाई करने वाले बाबा मंगूराम मंगोपाल जी ने भी वहीं पर काम किया है। तो ये मतलब यहीं से हमें पता था कि ये जगह है जो देशभक्तों की है, देशभक्तों की जगह। देशभक्तों की जगह है। और जब हम गए तो दुख हुआ कि वो तो बंद पड़ा है, अच्छा, जिस वक्त आप लोग देखा वो बंद पड़ा हुआ था, बंद पड़ा हुआ वीरान था एक तरह से। हाँ, वो इंडियन कॉन्सुलेट से बात की कि भाई देखो यहाँ पर ये गदरी बाबों का वो है, अपना देशभक्त हॉल बना हुआ है, दी गदर मेमोरियल हॉल बना हुआ है, तो आप इसको खोलते क्यों नहीं? वो हम्म। कहते हमें तो पता नहीं।
वो तो लाइब्रेरी है। अच्छा, वो और अनभिज्ञ थे इस बात से कि वो उनका भवन है जिसके हाँ अंदर गदर पार्टी की सारी एक्टिविटी चलती थी, उनको हाँ पता ही नहीं था इस बात का। हाँ। ठीक है। तो जब उन लोगों से बात की हमें हंसी आई कि यार कमाल की बात है, इन लोगों को ये भी पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो वो एक उसको सिर्फ एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मान के चलते थे, हाँ पुस्तकालय लाइब्रेरी मान के है, चलते थे। पुस्तकालय। कि या ऐसा नहीं है भाई, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ से देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई है। और सबसे पहले सोवियत यूनियन के आने से 4 साल पहले, और महात्मा गांधी का जो आंदोलन है आज़ादी का, उससे 8 साल पहले इन लोगों ने लड़ाई शुरू की थी यहाँ पर। सबसे और शुरुआती लोग वो थे। शुरुआती लोग थे और वो अपना जो महात्मा गांधी का आंदोलन चलने से पहले वहां पर पहुंच गए थे। हम्म। और भक्त अपना करतार सिंह सराभा को उससे पहले फांसी हो चुकी थी। जी। तो उनको थोड़ा पता चला, उनको झटका लगा, ठीक है भाई, ठीक है, हम इसको खोलते हैं, कैसे करें वैसे करें। तो उन दिनों हमारे पास अगर ज़्यादा नहीं तो कोई 30-35 लोग थे, जी। और उसमें पाकिस्तानी भी थे, अच्छा, पाकिस्तान से आया। पाकिस्तानी भी उसमें शामिल थे। पाकिस्तानी, उनको पता था कि 1947 से पहले तो हम एक ही थे, जी। ये तो हमारी भी जगह है। हम्म। वहाँ पर फोटो लगे हुए हैं अपने सभी देशभक्तों के। तो धीरे धीरे वो खुलने लगा वहाँ पर, अपना टेप रिकॉर्ड लगाए कि हिस्ट्री क्या है, लोगों को तकरीबन हर एक महीने वहाँ पर इकट्ठ होने लगा। तो बस ऐसे ही फिर पता चल गया, और फिर वो क्या हुआ कि मेला लगाना शुरू कर दिया, तो गदरी मेले। गदरी मेले। जी। तो गदरी मेले जब शुरू होते हैं, वो होते हैं 1985 में। असल में गुरशरण सिंह, वो नाटककार नाटककार आए थे। आए हाँ। हुए थे। हाँ जी। तो वो तब तक हमारी वहाँ पर पंजाबी पीपल्स कल्चर एसोसिएशन थी। जब वो आए वहाँ पर, उन्होंने हमें सुझाव ये दिया। पंजाबी कल्चर आपने बनाई है, पहले से थी? पहले हमने बनाई थी। आपने बनाई थी। हमने बनानी थी इसलिए कि भाई चलो पंजाबियों को इकट्ठा करो किसी ढंग से, ठीक है। क्योंकि खालिस्तानियों को जो वहाँ पर उनका काउंटर करने के लिए, तो हमने पंजाबी पीपल्स कल्चर एसोसिएशन बनाई। बनाई। और पंजाबी पीपल्स कल्चर एसोसिएशन में सभी तरह के लोग आए, हिंदू मुसलमान सिख जो भी थे, सभी लोग जो आए। जो कहते थे कि भाई ये जो खालिस्तान वालिस्तान है हमें नहीं चाहिए। हम्म। ये गुरुद्वारों पर कब्जा हो चुका था इन लोगों का, ठीक है। तो ये गुंडागर्दी भी करते थे, धक्काशाही भी करते थे। तो हमने वो बनाई, और उसी के तहत हमने प्रोग्राम करवाया गुरशरण सिंह का। वहाँ पर नाटक हुआ था बाबा बोलदा है, जिसमें उन्होंने कहानी देशभक्तों की और ये वो कर रहे हैं वो। तो उस प्रोग्राम के बाद गुरशरण सिंह ने हमें सलाह दी कि आप ये जो आपकी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इसको चलाते रहो, लेकिन साथ में ही आप इसको दी गदर हेरिटेज फाउंडेशन बनाकर गदर पर काम करो, वो बढ़िया अच्छा, रहेगा। ये कब की बात है जो पहला प्रोग्राम ये गुरशरण सिंह सिंह जी का ये हुआ? था मेरे ख्याल में, अच्छा, अब आप कमाल मानेंगे, ये प्रोग्राम बर्कले में वेटरन मेमोरियल हॉल में हुआ था, मेरे ख्याल में जून, पता नहीं जून कौन सी थी, 1985, 1985 जून, जिस दिन एयर इंडिया का जहाज खालिस्तानियों ने गिराया था, उसी दिन हम उसी वक्त प्रोग्राम कर रहे थे। उस वक्त आप प्रोग्राम कर रहे थे, इसलिए आपको तारीख भी ध्यान है। हाँ उस वक्त, हाँ वो डेट याद नहीं कौन सी डेट है, 25 है 26, मुझे पता नहीं। अच्छा जी। तो जो प्रोग्राम, हमें पता चला कि इन्होंने जहाज गिरा दिया ठीक और है। लोग मर गए। जी। तो गुरशरण सिंह को बताया गया कि भाई देखो ऐसे ऐसे हो चुका है, आप इसको कंडेम कर दो स्टेज से। स्टेज से। गुरशरण सिंह कहने लगा नहीं ऐसे नहीं होता, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ऐसा। तो उन्होंने, वो समझदार थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद हमें पता चल गया, शाम तक न्यूज़ आ गई टीवी के ऊपर सारे इधर उधर। जी जी। तो सो सो ऐसे शुरू हुआ। अब क्या है, हमारी तो गदर हेरिटेज फाउंडेशन है उस एरिए में, हम्म। अपना
सैन फ्रांसिस्को से लेकर यूबा सिटी, जहाँ पर ये रहते हैं, जी। मक्खन सिंह रहते हैं, मक्खन। मक्खन बासी रहते हैं, तो वहाँ से लेकर तकरीबन 100 किलोमीटर या 100 मील के एरिए में हमारी की यही ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और हम तकरीबन 1 या 2 मेले उस एरिए में तकरीबन अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं। लगाते हैं आप, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, अब हर एक जगह तो जाना मुश्किल है। दूसरे जो साथी थे दूसरे शहरों वाले, उनसे आग्रह किया भी आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लो, तो फिर हम मेले किया करेंगे। अब क्या है, सैक्रामेंटो में भी होता है मेला, फ्रिजनो में भी होता है, और दूसरे शहरों में भी होने लगे। ठीक है, तो उसको केंद्र बिंदु आप रहे उन सब चीज़ों हाँ तो ये है। अब 12 अप्रैल को फ्रिजनो में है। में। अभी 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को है। अच्छा। हाँ, है वही गदरी बाबों का तो मेला। इसमें करते क्या है इस मेले में? करते क्या है कि एक स्पीकर होता है हमारा, वो गेस्ट स्पीकर, जो गदर पार्टी पर और भगत सिंह और जिनके ऊपर अच्छी तरह से अपनी बोल सकता है, बातचीत उसकी रखता है, नाज हो। ठीक है। और फिर क्या होता है, हम प्ले वगैरह करते हैं। जी, जी। नयन है उसको। बलवान है? हाँ जी। 1 मिनट देखिए, कोई हाँ, बात नहीं। इसको हाँ, ऑन कर दो एक बार। चालू कर दो। अच्छा, तो इसके अंदर आप एक वक्ता को बुलाते हैं, हाँ, वक्ता आके अपनी बातचीत रखता है गदर पार्टी के बारे में, हाँ। और क्या होता है? सांस्कृतिक तो कार्यक्रम होता है? सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। अम, ये कभी कभी क्या, हमेशा ही एक, जैसे गुरशरण सिंह ने चलाया था, एक ड्रामा होता है, प्ले होता है, जी, नाटक। नाटक। गदर पार्टी पर हो, भगत सिंह के ऊपर हो। पिछली दफा क्योंकि गुलाब कौर की बरसी थी, सौमी, हुँ, गदरी बीबी गुलाब कौर की, उनके सौमी बरसी के ऊपर उनके ही ऊपर ड्रामा किया गया था। ठीक है। ड्रामे का नाम था खिड़दे रहन गुलाब। और वो जो है, अनीता सबदीश जी ने ड्रामा किया था। अनीता सबदीश जी पंजाबी फिल्मों में भी काम करती हैं और नाटक से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और वो गुरशरण सिंह की ही चेली है। अच्छा। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अब हम्म, जैसे कि आप लोग जुड़ना शुरू हुए हाँ, धीरे-धीरे करके, हाँ, जो भारत के लोग थे, और उन्होंने एक यूनियन भी बना ली, एक संगठन बना लिया, एक हाँ, कल्चर फ्रंट बना लिया। हम्म, तो उसके बाद फिर आप लोगों ने ये तो एक्टिविटी की, हम्म, और उसके बाद फिर उसको खोलने के बारे में जो बातचीत हुई, हाँ। तो अभी वो खुल पाया, कितना चल पा रहा है, या वहाँ पे किताबें पहुँच पाई या नहीं पहुँच पाई, ये उस भवन की कितनी हालत सुधरी, थोड़ा इसके बारे में बताएं। अ, गदर मेमोरियल की हालत जब हमने खुलवाया था, वहां पर कौंसलेट आने के ऊपर वो है, कौंसलेट आया, अच्छा आ गया तो काम हमारे साथ करेगा। हम्म, अगर वो सरकारी लाइन पर चलेगा तो वो कहेगा भाई मैं नहीं कर सकता आपसे ठीक है। काम। उन दिनों कौंसलेट, मुझे याद नहीं, वो कश्मीरी थे, बहुत अच्छा। बड़ी आदमी, कश्मीरी पंडित। ठीक है जी। उन्होंने वो, उनका थोड़ा बहुत परिवार भी देशभक्त था। जी। जब उनको पता चला तो उन्होंने तो पूरा साथ दिया, और वहाँ पर स्टीयरिंग कमेटी बन गई। हर एक महीने गदर प्रोग्राम होने होने लगे लगे। आगे। प्रोग्राम गदर पार्टी का जो वहाँ पर पूरे के पूरे पोस्ट लगाए गए। हम्म, हमारे वहाँ से कलकत्ता से सूर्य प्रकाश आनंद जी सूर्य देशभक्त थे, प्रकाश, हाँ वो जी। आए थे। हम्म। वो भगत सिंह के दोस्त थे और दोस्त। भगत सिंह के साथ पढ़ते थे। बिल्कुल, जब बिल्कुल। उनको पता चला, उन्होंने आप पोस्टर मंगवा कर लगवाए, और किताबें, लिटरेचर वहाँ पर पहले ही था गदर पार्टी का, पहले से था वहाँ पे। पहले से था, लेकिन वो बंद पड़ा था। ठीक। फिर उसको खुलवाया। खोल कर वो थोड़ा सा उसको डिस्प्ले किया, जी, जी। रखा गया अलमारियों वगैरह में, ताकि लोग देख सकें क्या देख है। सके। अब उन 100 पुरानी किताबें, 100 साल पुरानी किताबें, उनको पलटा तो जा नहीं सकता, वो वो टूट जाएंगी। टूट जाएंगे वो। हम्म, तो ठीक है। उनको ऐसे ही रखा गया। आओ जी बलवान जी, की हाल चाल है? हाँ, आओ। तो ठीक है जी। हाँ, वो हाँ, काफी पुरानी किताबें होगी सारी। बहुत पुराना लिटरेचर है, बहुत पुरानी किताबें। ये कुर्सी तो अच्छा जी। सो बैठो। तो बस ये है कि अब उन दिनों क्या है, बेटा एक क्या हो रहा है? ते वो किताबें काफी पुरानी थी, उनको हाँ, खोला नहीं जा सकता था, पलट जाती तो खराब हो जाती। हाँ तो बच्चे। उसके लिए फिर आपने क्या किया? फिर क्या किया, वो लगाई अपना वो केस वगैरह बने हुए हैं, शीशे में लगी हुई हैं। लेकिन कुछ किताबें हैं जो वहाँ से गुम हो गई, पता नहीं क्या हुआ है।
वो कौन ले गया, कैसे हुआ, पता नहीं वो सारी बात का। मेरे पास मेरे हाथ एक किताब लगी थी जो मैंने पढ़ी, वो लाला हरदयाल की थी किताब। वो पंजाबी में थी और उन्होंने शायद अंग्रेजी में लिखी थी, अंग्रेजी से वो पंजाबी में ट्रांसलेट हुई, क्योंकि वो खुद पंजाबी हिंदी इंग्लिश पंजाबी हिंदी बोलते थे, पढ़ते थे। ठीक है। उन्होंने खुद ही की। उस पंजाबी में जो उस किताब का नाम था, खुदगर्जी फसाद खड़े कर दी है। अच्छा जी, खुदगर्जी फसाद खड़े कर दी है। हाँ, और 24-25 पेज की इतनी की किताब थी और कमाल की किताब थी वो। अच्छा और उस जब मेरे हाथ में वो किताब लगी, मैंने पढ़ी, मैंने पढ़कर मैंने सोचा ये तो यार प्रिंट में तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, ये किताब छपनी चाहिए। जी। तो बाई चांस ही उन दिनों अपना जगमोहन सिंह आए हुए थे, भगत सिंह के भगत भांजे। सिंह के भांजे हाँ प्रोफेसर जगमोहन सिंह। हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो है इस किताब को छापना है, हम छापेंगे तो ये यहाँ से निकाल कर इसकी कॉपी कर लेते हैं। उन्होंने कहा अमरीक ये किताब जरूर वहां पर होगी देशभक्त हाल वालों के साथ, आप इसको मत निकालो, इसको यहीं पर रहने दो। तो हम कोई बात नहीं, इसको छपवा के आपसे आपको पहुंच देंगे, दे। पहुंचा हाँ, देंगे। तो वो तो पता नहीं भूल गए या क्या हुआ, वो बेचारे नहीं छपवा सके। तो फिर मैंने सोचा अब ठीक है, मैं निकालता हूँ दोबारा उस किताब को। ठीक है। मैं निकालने गया तो वो किताब कोई ले गया, वहां से गायब होगी। गायब होगी वो। उसके बाद वो किताब नहीं मिली। और मैं सभी से फिर मैंने देशभक्त हाल वालों को कहा किताब का नाम ये है, लाला हरदयाल की लिखी हुई है, थोड़ी छोटी सी किताब है। और उसने क्या खुदगर्जी फसाद खड़े कर फसाद दी खड़े कर है। दिए। उसमें उसने जो हिंदुस्तानी लीडर हैं जो साथ नहीं दे रहे, जातियों में धर्मों में बांट रहे हैं लोगों को, और फिर यहाँ तक खाने पीने तक का बात करते हैं वो, हम्म। कि कोई इनको समझाए कि सारी दुनिया गाय का मीट खाती है, तो हम्म। क्यों हिंदुस्तानी क्यों नहीं खा सकते, मतलब यहाँ तक उन्होंने कह दिया, लिखा हुआ उसमें। लिखा हुआ। तो वो अब मिली नहीं रही तो क्या क्या उसका क्या क्या किया करें, जाए। तो मतलब तो मैंने एक दफा फेसबुक के ऊपर एक लेख लिखा था उसके बाद कि देखो बरकतुल्ला, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या वो करता हूँ, बताता हूँ उस किताब के हाँ बारे जी, में। बताइए। बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे गदर पार्टी के, जी। सोन सिंह बकना जो थे वो अपना थे प्रेसिडेंट। ये मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं, गदर पार्टी ने पूरा अपना एक सेक्रेट बनाया हुआ था। आप सोचेंगे वो प्रधानमंत्री कैसे थे। हाँ गदर पार्टी ने पूरा आजाद भारत को लेकर एक प्रोग्राम बनाया था। उस प्रोग्राम में उन्होंने जो अपने पद बांटे थे, पद जो दिए गए थे वो बकायदा इस तरह से दिए गए थे कि जिसमें बरकतुल्लाह को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया हुआ हाँ था। जी। ऐसा ही था। हाँ, हाँ, और जो लाला हरदयाल थे वो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी थे। तो बाकी सभी को ऐसे वो दिए गए थे। पद दी, हाँ जिम्मेवारियां दी गई हाँ, थी। और जो उनका संविधान है गदर पार्टी का, सिर्फ 10 लाइनें हैं, सिर्फ 10 लाइन। सिर्फ 10 लाइनें हैं। ठीक है। उनमें ही समर किया हो कि ये हमारा संविधान है, इसी के ऊपर सबने बातचीत करनी है। तो इस दफा जो मैगजीन है हमारा, उसमें वो 10 लाइनें लिखी हुई हैं। लिखी हो। हाँ, अच्छा। तो क्या वो है कि बरकतुल्ला और जो लाला हरदयाल की दोस्ती इतनी गूढ़ी है, वो उसके बारे में बात करता है। उसके लाला हरदयाल बरकतुल्ला से जो बहस होती है, क्योंकि धर्म के ऊपर आप बहस नहीं कर सकते गदर पार्टी की किसी मीटिंग में, अच्छा, धर्म के ऊपर बातचीत नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो है कि कोई भी आदमी बाहर से आए, किसी गदर पार्टी में, गदर पार्टी की किसी मीटिंग में इंटरनल मीटिंग में ये बात नहीं चलेगी। किसी भी धर्म के बारे में बात नहीं होगी। ठीक है। ता तेरा धर्म तेरा है, उसका धर्म उसका है। और इसीलिए गदर पार्टी में लिखा था अपने जूते और जाति बाहर निकाल कर और बिल्कुल आए। भैया, जूते और जाति बाहर बाहर निकाल कर, निकाल आओ। बाहर निकाल कर आए। तो अपना क्या है वो गदर उसके बारे में लिखता है। तो अब वो दोस्त हैं, वो आपस में बातचीत आप करते हैं। बातचीत करते हैं, वो बैठते हैं एक जगह, फिर दोनों की उनकी जो डिस्कशन होती है उसके बारे में। अब वो वहां पर झगड़ा होता है उनका, दोनों का अच्छा जी। झगड़ा होता है, जहाँ वाद दोस्ती में वाद बात विवाद होती है, होता है, बात। बातचीत होती है, तर्क तो वितर्क वो होते हैं। कहता है देखो भाई, लाला हरदयाल उसको गाय के मांस की बात करता है कि देखो ये खाने की चीज है, खाने दो, कोई नहीं, झगड़ा नहीं यार इसका। लाला हरदयाल तो ये बात कहता है,
तो वो जो मौलवी बरकतुल्लाह कहता है, यार क्यों खाम खा में ये कर रहा है, तू बीच में गाय का मांस लेकर आया है, नहीं ये बंद होता है, होने दो, कोई हम्म, बात नहीं, इसको लेकर ही मत इसकी और आओ। विवाद ही ना करो, हाँ, बात ही ना करो। तो मैं जब मैं पढ़ता हूँ उसको लगता है कि लाला हरदयाल तो पक्का मुसलमान बन जाता है वहां पर, और जो मौलवी बरकतुल्लाह एक पक्का हिंदू बन पक्का जाता है। हिंदू बन जाता, दोनों तो विरोध एक दूसरे के अपोजिट खड़े होते हैं। हाँ, तो मैंने कहा यार देखो इनकी मतलब शरीर में झुंझट सी आती है, देखो ये कितनी नजदीकी है कितनी नजदीकी महसूस करते हैं एक दूसरे के ताकि प्रति। हाँ। तो ठीक है। एनीवे तो ये तो इस है। तरह से अब लिखने की बात आ गई, तो थोड़ा ये भी बताइए कि आपने क्या क्या लिखा। कुछ किताबें लिखी, कविता लिखते हैं, किस में लिखते हैं? खैर कविता तो वो होती है, आज कोई सामने सीन आ गया जैसे आपने कहा, लिखी गई बस, बस वो कविता तो वही होती वही। है, ठीक है ना। जो लिखता हूँ ज़्यादातर वो ये है कि हाँ, गदर पार्टी के जो प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में लिखता हूँ। बाकी मैंने एक मेरी यात्रा लिखी है, जो यात्रा चलती रही मेरी, जो जीवनी है जीवनी है हाँ, आपकी। उसमें थोड़ा बहुत है कि मैं जहाँ जहाँ पर गया हूँ वहाँ पर जो भी देखा है मैंने, उस मुल्क में क्या हो रहा है उसके बारे में जितना जितना मेरी नॉलेज थी, जहाँ जितना जितना मैंने इकट्ठा किया लिखा है। खास करके आम, सोवियत यूनियन के बारे में लोग बहुत ज़्यादा गलत मलत बोलते थे। मैं जब वहाँ पर सोवियत यूनियन में गया तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर ये देखो कितनी बराबरी है, कोई कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। अब 20-20 मंजिली बिल्डिंग है, उसमें सभी के लिए घर हैं, कोई बाहर नहीं सोता, कोई मांग नहीं रहा, कोई मतलब एक सोसाइटी उन्होंने तैयार की जो मॉडल था लोगों के लिए, मॉडल था सारे मुल्कों के लिए। जिसमें सबको खाना मिल रहा था, सबको रहने को मिल रहा रहने था, और नौकरी मिलती थी। नौकरी मिलती थी। उसमें वहाँ का जो संविधान था उसमें लिखा है कि हर एक आदमी को काम करने का अधिकार है, काम काम करने का करने का अधिकार अधिकार है, है, अधिकार मतलब है। ये नहीं करेगा या नहीं। नहीं। अगर नहीं कर सकता तो बात अलग है, उसके लिए सब कुछ करेगी स्टेट, हम्म, लेकिन उसको अधिकार है काम, उसको वो ये काम है कर कि सकता है। भाई हाँ मुझे नौकरी दो, मुझे उसको नौकरी नौकरी दी जाएगी। दी जाएगी। ये नहीं कि अब काम मांग रहा है, तो उसको उसको काम ही नहीं मिल रहा। काम नहीं मिल रहा, काम ये नहीं नहीं मिल रहा, होगा। ठीक है। तो अच्छा, तो आपने फिर कुछ बुक्स भी लिखी, इस तरह की किताबें लिखी कोई? बस जो मेरी तो असल में एक ही किताब है, जीवनी। बाकी कविता की तीन चार चार किताबें हैं कविता की। हाँ जी। तो मैं वो कविता कितने लोग पढ़ते हैं इसकी अच्छा, किस में लिखते रहे हैं आप? पंजाबी पंजाबी में, में ही लिखता पंजाबी हूँ में मैं, हाँ, लिखते हैं आप? मैं पंजाबी में ही लिखता हूँ। किताबों के नाम बता दीजिए जो किताबें हैं अम, आपकी। अच्छा, एक पहली जो किताब थी जो देश सेवक अखबार वालों ने देश छापी सेवक। थी, ठीक है। वो है अ, मुखातब हाँ। मुखातिब, हाँ। हाँ, ठीक है जी। तो वो उस पहली किताब थी, और उसके बाद जो है अ, साडी किरत खतरे विच है। जी। तो एक मैंने, मेरी बेटी प्रिया थी, उसकी छोटी उम्र में डेथ हो जाती है, उसके प्रिया पिरिया किताब के का नाम नाम, से किताब है। प्रिया है किताब का जी। नाम। तो एक किताब है उसका नाम, वो भी कविताओं की है। वो भी कविताओं की है। जी। तो तो 4 कविताओं की किताब लिखी, एक आप अपनी जीवनी लिखी। हाँ, एक जीवनी जीवनी है। आपकी कंप्लीट अभी जी तक के जी, हिसाब अभी से? तक जो अभी हुआ, तक के हिसाब अभी से। हाँ अभी तक जो हुआ, हाँ वो। अच्छा, तो अब मैं इस पे आता हूँ आपकी जीवनी पे। तो जो आपने जीवनी लिखी उसमें आपने अवतार सिंह पाश से आप मिले। अवतार सिंह पाश सबसे ज्यादा भाषाई अनुवादित कवियों में माने जाते हैं कि उनकी हाँ, कविताएं देश और विदेश में लिखी गई। हाँ। और आपकी उनसे मुलाकात रही, तो उनसे पहली मुलाकात कब रही, कैसे रही? इसका किताब में भी जिक्र किया होगा, मगर थोड़ा सा हमें भी बताइए। मैं चंडीगढ़ में पढ़ता था, हम्म, 9वीं 10वीं मैंने चंडीगढ़ में की है। तो उन दिनों नक्सलवाड़ी मूवमेंट बहुत जोरों के ऊपर थी। हम्म, 70 71, मतलब 70 से पहले जहाँ 70 तक नक्सलवाड़ी मूवमेंट थी। तो पाश उसमें बहुत सक्रिय थे, बहुत ज़्यादा रोल है उनका, पाश का, प्रियाम सिंह संधू, संतराम उदासी, ये और ये लोग उन दिनों चंडीगढ़ में आते थे, और वो वहाँ पर हम इनके साथ इनको सुनने जाते थे।
तो जब उन दिनों पाश और संतराम उदासी कॉलेज के और स्कूलों में इतने पॉपुलर थे, इतने हरमन प्यारे थे कि लोग स्टूडेंट पहुंच जाते थे जहाँ उनको पर भी ये सुनने के लिए सुनने के लिए। सुनने हाँ, के लिए पहुंचते तो मैं चंडीगढ़ में पढ़ता था तो मुझे पता चला कि पाश, उससे पहले पास कभी मिला नहीं मैं पास से। अच्छा जी। तो पास का को कीर्ति कॉलेज न्याल में बुलाया गया है। वहाँ पर वो अपना बोलेंगे, कविता पढ़ेंगे, जो और भी तब कवि आपकी है। वहाँ पढ़ाई चल रही थी? तब मेरी पढ़ाई चल रही थी। तो मैंने मेरे मेरे मामे का लड़का कौर सिंह, जो जिसके पास मैं रहता, मैंने कहा यार मैंने पास को सुनने जाना है, आप जाओगे? कहता है भाई नहीं, मैं तो काम पर हूँ, तो ऐसे करो चले जाओ, तो मैं आपको एप्लीकेशन दे दूंगा स्कूल में एक दिन की छुट्टी के लिए। अच्छा ठीक है। तो क्योंकि सोमवार को था ना, सॉरी, रात को एतवार को प्रोग्राम था, पता नहीं किस वक्त खत्म होगा, बसों में जाते थे, बसों में जाते थे। पता, फिर वहीं पर रहना था, सुबह सोमवार स्कूल नहीं जा सकते। तो मैं वहाँ यहाँ पर आया नियाल कॉलेज में, पहली दफ़ा मैं पास से आमने सामने मिला और हाथ मिलाया। अच्छा, मुलाकात हो गई आपकी उस दौरान? उस उस वो पहली मुलाकात थी। अच्छा। वो नाम मैं मुझे नहीं जानते थे, लेकिन हम पाश को सभी जानते थे। बिल्कुल। पाश की उम्र भी क्या, पाश ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल बड़ा होगा, 6-7 साल बड़ा होगा मेरे से। आपकी उम्र क्या रही थी उस वक्त? उस वक्त तो क्या 15 14 15 साल का बस हूँ पाश 21 साल का था, आप बस। 15-16 साल के हाँ थे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। और पास की उस वक्त पूरी चढ़त थी, मतलब पंजाबी कविता पूरी में पहचान थी उसकी, पूरी पहचान पूरी थी। पहचान। पूरी पहचान थी, कोई भी, यहाँ तक किया ब्रयाम सिंह संधू जो इतनी कहानियां लिखते कहानीकार हैं, थे। कहानीकार हैं, वो कहते हैं पिछली दफा जब हमने प्रोग्राम किया, उन्होंने शरेआम कहा स्पीच में कि भाई मैं कहा कविता की तरफ क्यों नहीं गया, मुझे पता था कि पाश और उदासी और अपना क्या नाम है, वो कविता है, एक और कवि का नाम लिया उन्होंने, बटालवी। नहीं नहीं जी, बटालवी नहीं, हाँ। एनीवे वो भी नहीं, वो इन्हीं इन्हीं के दोस्त थे, अच्छा, इन्हीं के बटालवी, दोस्त हाँ। थे। तो वो कहता है मैंने पता किया कि ये कविता लिखता रहा ना, तो ये लोग मुझे आगे नहीं ये इस निकलने फील्ड में आने नहीं देंगे मुझे। देंगे। अच्छा। तो इतने आगे बढ़ चुके थे, अ, तो वो कहता है सुरजीत पात्र। सुरजीत पात्र, हाँ, हाँ सुरजीत पात्र भी हाँ। बहुत प्रसिद्ध है। तो वो कहता है मैं तो फिर कहानी लिखने लगा। तो एनीवे वो उन्होंने मजाक में ये मजाक बात में। कही थी। ठीक है। तो सो पास, पहली दफा पास की वो जान पहचान थी मेरे से। और उसके बाद पता नहीं पास को कभी ये भी हुआ होगा मैं अमरीक से मिला, अच्छा जी। क्योंकि वो क्या 5 मिनट बात हुई, हाँ, एक पास ये है ना, शायरी अब बातचीत हुई, शायद, चलते हुए बात हाँ, हुई आपकी। पास को पता नहीं एक कितने लोग मिलते दो होंगे उस वक्त? 2000 लोग मेरे ख्याल में आए हुए होंगे, ज्यादा आए हुए होंगे, सभी मिलना चाहते थे। तो फिर उसके बाद कभी कोई खत पत्र वगैरह कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर उन दिनों में क्या हुआ, हम गदर के मेले लगाते थे वहां पर अपना अमेरिका में। अमेरिका में। तो पाश वहां पर अपनी बहन के पास आए, उनकी बहन वहां पर रहती थी बेकर्सफील्ड में। ठीक है। अब पास की बहन और पास का बहनोई हरशरण गिल जी। मेरे बहुत नज़दीकी थे। तब तक तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये पास के रिश्तेदार हैं, बस वैसे आपकी नजदीकियां थी उनसे। बस अपनी नज़दीकी थी। तो उसके बाद जब वो मुझे पता चला कि भाई वो नज़दीक है, मैंने कहा यार कमाल की बात है। तो पास आया, तो उनसे बात हुई, पास मेरे पास आया तो मिले। पता नहीं हमारी कैसे, जैसे ऐसे लगे कि बहुत देर से जानते हैं। तो पास हमारे पास उस वक्त मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 10 दिन ठहरा। अच्छा। हाँ, फिर वो वहाँ आपकी पर मुलाकात थी 10 दिन वो जब? जहाँ वो फिर लंबी मुलाकात थी। पास ने वहीं पर रहे, वहीं पर तो एनीवे तब पास को अच्छी तरह से जानने लगे। नजदीक से जानने का मौका मिला। 87 की बात होगी, 87। 87, हाँ, 87 की, ठीक 87 है। की बात होगी। 87। तो बस फिर उसके बाद तो बहुत ज़्यादा दोस्ती आ गई। और उसके बाद वो वो जो वहाँ पर क्लब था, जो प्रोग्रेसिव लोगों का क्लब था, जिसमें मैं और मेरी वाइफ जाते थे,
मैं और मेरी वाइफ अनीता जाते थे। वहाँ पर भी लेकर गया मैं पास को। वहाँ पर कुछ वो प्रोग्रेसिव फिल्में दिखाते थे। फिल्में वो जो कि भाई देखो दुनिया में किस मुल्क में लड़ाई हो रही है और लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। तो एल साल्वाडोर और निकारागुआ में जो इनकलाब वगैरह चल रहे थे उनके ऊपर फिल्में वगैरह देखी। तो फिर मतलब वहीं से वो कविता का एक टुकड़ा। हाँ, वही अब मैं आप मेरा सवाल वहीं आता था या वही मेरा। कि अ, अवतार सिंह पाश की एक कविता है, सबसे खतरनाक। हाँ जी। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। भर जाना। और ये कविता भी मेरी लाइन जो पहले है कि सबसे ज्यादा अनुवादित कविताओं में से एक है। हाँ जी। और फिल्मों में, नाटक में इसका इस्तेमाल होता है, और हम्म, अधिकतर लोग अवतार सिंह पाश को इसी कविता से जानते हैं। जानते हैं। हाँ। और खिलरे हुए वर्ग के, हाँ। जिसके बारे में आपसे बातचीत हुई थी, हमने उस पुस्तक का संपादन किया, उसको छापा भी, आप सबकी, आपकी हम्म, भी दो तीन कविताएं उसमें थी, हाँ जी। हाँ। तो उसमें भी ये थी। तो ये कविता की जो उत्पत्ति हुई, जैसे कहते हैं विचार से, हाँ जी। वो उसके आप गवा रहे हैं, वो हाँ जी। किस तरह से उत्पत्ति हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। अच्छा, वो जो कविता है ना, व्हाट इज टेरिबल, वो मैंने भी पढ़ी बहुत दफा, और मेरी वाइफ ने भी बहुत पढ़ी। और मैं आपको बताऊं, शायद मेरे पास वो कविता पढ़ी भी हो, क्योंकि मैंने वो कई कापियां वगैरह की। अब पक्का पता नहीं कहाँ पर होगी। व्हाट इज टेरिबल, व्हाट इज टेरिबल, ये वो इंग्लिश में थी? सिर्फ 4 लाइनें हैं। हाँ, अच्छा जी। सिर्फ 4-5 लाइनें हैं, 4 ही होंगी मेरे ख्याल में, 5 भी इसके नहीं होंगी। कौन थे लेखक इसके, व्हाट इज टेरिबल? यार पता नहीं कौन थे। अच्छा, तो अबे क्या ये लाइनें थी, वो लाइनें क्या थी, आप तो। ये भी बहुत मुश्किल है। व्हाट इज टेरिबल क्या है उसमें, उसने मतलब जो पोएम है, मैं उसका ये बता सकता हूँ कि उसमें जो पोएट है उसने कहा कि ये जो होता है ना, हम्म, ये इतना खतरनाक नहीं। हम्म। सबसे खतरनाक होता है आपके विचारों का मर जाना। अच्छा, ये उसका मूल विचार था उस बस, कविता का। बस हाँ। और वहीं से वो पास ने पकड़ा। पास ने ट्रांसलेशन कुछ भी नहीं किया उसमें। उसने उसके मूल विचार को पकड़ा हाँ बस हाँ भाई, ये है। फिर उसमें ये जो पुलिस का कि मार कुटाई जो है। मार खतरनी, ये तो उस कविता में नहीं है। हम्म। लेकिन वो कमाल कर दी पास ने कि उसको जितना उसने, वो खुलती ही गई, खुलती नहीं नहीं, ही गई। आपने आपने उनसे कहा कि पाश एदा अनुवाद करिए, हाँ। ऐसे कुछ हाँ बात शुरू हुई? हाँ, वो हमने हाँ बात हुई ये कि इसको ट्रांसलेट करें। वो ट्रांसलेट करें। अब वो कविता इंग्लिश में है, उसका जो मूल है जो अंग्रेजी में, अंग्रेजी वहाँ के लोगों के लिए लिखा गया है, उसको अगर पंजाबी में ट्रांसलेट करके पंजाब में या हिंदुस्तान में भेजें, लोग कहेंगे यार क्या गार्बेज लिखा है ये, है ये तो हाँ। बात बनती ही नहीं। कौन कौन कहेगा मैं कैफेटेरिया में बैठकर किस मजदूर, वो जो है मजदूर है, मैं उसको $1 देता हूँ या $1 उसको। अच्छा, वो इस तरह वो की थी। है ना, क्या क्या उसकी बात नहीं बात बनती नहीं बनती। है। वो अपने आप को बड़ा समझे कोई, भाई हाँ मैंने $1 वो कैफेटेरिया में काम करने वाले को दिया। पहले तो कैफेटेरिया समझ नहीं आएगा, अब फिर रेस्टोरेंट को करें तो रेस्टोरेंट भी वहाँ फिट नहीं हाँ, आता यहाँ है की ना। बोली और यहाँ की तो भाषा, यहाँ उस का रहन सहन। तो हाँ, पास ने जो उसको आइडिया लेकर जो कविता को इतना बड़ा किया है, वो कमाल की बात कितने समय के बाद वो मिले फिर आपसे उस कविता को लेकर? है। वो जिस क्या, दिन आपकी उनसे बात हुई कि यार इसको हाँ हाँ। ट्रांसलेट करें, तो फिर मेरे उन्होंने बात नहीं बनी, फिर कितने दिनों के बाद मिले वो बात आपसे? में फोन पर बात होती रही, क्या होगा, ट्रांसलेट हुई नहीं, ट्रांसलेट हुई नहीं, हम्म। ये अमरीक तू करके देख। अच्छा, मैंने आप की, आपको भी ऑफर हाँ था? मैंने भी किया। वो पास कहता है ये कोई बात नहीं बनी। हम्म, मैंने कम से कम उस कविता को 4-5 दफा ट्रांसलेट किया। अमरीक ये कोई समझने वाली बात नहीं, कौन समझेगा इसको। हम्म। मैंने कहा फिर क्या करें। कहता हम देखते हैं क्या करें। पास आप लगा रहा, तो मैंने पास का भी रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा ये भी कोई बात तेरे नहीं तेरे बनी। बारे में कोई बात नहीं है। तो फिर कहता है ठीक है। तो अच्छा, फिर आपने पी ली तो मैं रख देता हूँ चाय। कोई हाँ, बात ठीक है। नहीं। दिखाइए। तो हाँ जी। फिर उसने एक वो लंबी कविता लिखी। फिर एक दिन लिखकर जब हम बैठे, महफिल जुड़ी हुई थी, कम से कम वहाँ पर होंगे 20 लोग। हम्म। तो पाकिस्तानी भी साथी आए हुए थे, हम भी बैठे थे। शायद सही बात बताऊं आपको कि शाम को हम बैठते हैं तो थोड़ा बहुत
अपना पीने का चक्कर चलता है। ठीक तो है। वो एक आध पैग लगाया तो कहता है यार बर्कले वालों अब सुनो फिर ये क्या इनकी लिखा पहली लाइन थी। बर्कले थोड़ा वालों ध्यान से सुनो ये क्या है। अच्छा, तो पैग लगा लेते थे अवतार सिंह जी। हाँ, तो ठीक है। फिर उसने कान पर हाथ लगा कर कहा ये पुलिस की पुलिस दी कुट सब तो खतरनाक नहीं हुंदी। ते ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ कमाल दी ਲਫ਼ਜ਼ गल सी। ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਪਾਸ ਠੀਕ ਹੈ। हम्म, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। हुण वधिया है। ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਗੱਲ बन गई। हुण हाँ गल बन गई। अच्छा, या ते सो किन्नी लंबी सीगी उस टाइम? इन्नी लंबी सीगी जिन्नी आपां नहीं, पढ़दे हाँ हैं? कविता इतनी ही लंबी थी। अच्छा जी। कविता जब उसके बाद पास ने मेरे ख्याल में नहीं कुछ भी जोड़ा उसमें। अच्छा जी। हाँ जब उसने लिख दी ना एक दफा हाँ। फिर तो वो बन गई और छप गई, फिर बार बार छपी, इधर भी छपी उधर भी छपी, ट्रांसलेट भी होना शुरू हो गई। और असल में उससे पहले पाश ने बहुत बढ़िया गीत लिखे हैं जो अपने ड्रामों में जो गुरशरण जो सिंह प्ले करते थे, हाँ जी, नाटक करते थे, उसमें इतने बढ़िया गीत हैं। कखा दिए कुलिए पहाड़ बन जाई, पहाड़ बन जाई, पैरां पैर दिए दी मिट्टी धूली मनार मनार बन बन जाई हैं। वो वो ठीक है कि देखो ये है गीत हैं बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जो प्रसिद्धि इस कविता को मिली मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होंगे बहुत जितने कम। हाँ हाँ, हाँ, ठीक। क्योंकि क्योंकि उसका उसका जो है दायरा इतना लंबा चौड़ा है। वो बहुत सराही गई, बहुत लोगों बहुत तक हाथ के हाथ चली गई। हाँ। अच्छा, तो ये जो पाश ने इस तरह की चीजें आपके साथ लिखी है, तो कभी पाश की जो इस तरह की कविताएं थी जो छप नहीं पाई, उसको लेकर वो चीज जो आई, खिलरे हुए वर्ग के, बिखरे हुए वर्ग के, तो कुछ इस तरह का भी रह भी गया है जो ना छप पाया हो? असल में उसके ऊपर पास की पास के मैं कहूँ शहादत के बाद उनके पिताजी ने सब कुछ तकरीबन उनके दोस्तों से इधर उधर से इकट्ठा कर लिया। सब इकट्ठा कर लिया। हाँ तो इकट्ठा करके उन्होंने किताब लिखी और वो एक मोटी किताब है, पंजाबी में है। मुझे किताब का नाम याद नहीं। सोन सिंह हैं उनके पिताजी। अच्छा जी। सोन सिंह ने वो कब लिखी है और वो कापी एक मुझे भी दी, तो मेरे पास भी वो कापी है। वो पंजाबी एक में ही है? पंजाबी में है। पाश एक कवि, वो क्या मतलब ऐसा कुछ है किताब का कुल नाम। मिला के पाश की सारी कविताएं उन्होंने जितना इकट्ठी भी कर दी, कुछ है, लेखन था पाश का हाँ इतना पाश भी। का बहुत मेहनत की है उन्होंने। अच्छा जी। तो वो जो उसमें तकरीबन है। और मेरे जब उन्हीं दिनों में हमने पंजाबी पीपल्स कल्चर एसोसिएशन ने, तब पंजाबी पीपल्स कल्चर एसोसिएशन थी, हमने अम, अपना क्या है इंटरनेशनल पंजाबी पोइट्री का प्रोग्राम करवाया था बर्कले यूनिवर्सिटी में। ठीक है। पाश ने जो मेरे साथी अहमद सलीम जो था पाकिस्तानी पोइट, जिसने एक दफ़ा एक कविता लिखी थी, मुझे पता नहीं किसके ऊपर, तो उसको समर्पित कविता बोली थी पाश ने। तो वो वीडियो मैंने बनाई थी, मेरे कैमरे से बनाई गई थी वीडियो। एक तकरीबन 2 घंटे की वीडियो है वो, VHS के ऊपर। अच्छा। तो वो क्या है, वो वीडियो जब बनाई उसके बाद मैंने परिवार को, उनको पास के शहादत के बाद उसके परिवार को दे दी, बहन को। तो खैर मेरे पास तो है नहीं, उन्हीं के पास है उन्हीं के वो। पास है। हम्म, तो मैंने उनसे कापी मांगी थी, लेकिन वो एक दो दफ़ा मांगी, वो पता नहीं उन्होंने कापी बनवाई नहीं। मैंने उनके पिताजी से ही मांगी कि मुझे एक कापी दे दो। मैंने दी थी तो मेरे को वापस मुझे तो दो। तो दो। तो अच्छा। एनीवे वो कहता अच्छा दूंगा, होते होते वो बेचारा बीमार हो गया, उसकी डेथ हो गई। ओहो। हाँ तो चलो कोई बात नहीं वो। तो ऐसा है पाश। और एक बात बताऊं यार, यहाँ पर एक बात करने वाली है कि पाश ने कभी भी बस सिर्फ उसका नाम जो जो कविता या कहानी जो भी लिखी पाश ने, जितना लिटरेचर लिखा उसके ऊपर अकेला पाश ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं। अवतार सिंह ने लिखा हुआ नहीं, है? अच्छा जी। अकेला पाश ही लिखते थे वो। हम्म, तो अवतार अवतार पाश कुछ जगह लिखा हुआ है, लेकिन जब वो कविता खासकर लिखते हैं तो वो पाश ही अकेला लिखा पाश ही ना। लिखते हैं उसको। कुछ लोगों ने पास संधू बना दिया, वो कभी भी उन्होंने अपना लास्ट नाम नहीं यूज किया कहीं पर भी। हम्म,
किसी भी कागज में पास का नाम संधू नहीं आता। ये मैं इस बात के ऊपर आने वाला था क्योंकि बड़ी या गंभीर बात है, जैसे या भगत सिंह को पगड़ी में ले आना, हाँ, अवतार सिंह को संधू लिख देना, संधू लिख देना। संधू हाँ लिख देना। हाँ हाँ। तो इसके ऊपर भी कभी आपकी बातचीत हुई भगत से, अवतार सिंह से? वो कहता है यार क्या जरूरत है इसको लिखने की। हाँ, हुई बात। हम्म। तो कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों क्यों इसका ना तो, कहता है मुझे कोई गुमान नहीं कि मैं संधू हूँ। हम्म। ठीक है, मैं कहता है हाँ, अब ये कहूँ कि मैं संधू परिवार में पैदा हुआ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, ये भी कोई बात हुई। कहता है अगर हो सकता है मैं किसी और परिवार में ही पैदा हो सकता था, तो फिर मैं, मतलब ये कोई बात नहीं है। इसको लेकर कोई ज्यादा वो नहीं था, यानी कोई कि नहीं, वो धर्म और जाति वाले दायरे में उलझना नहीं चाहते थे। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी भी नहीं था। कभी भी नहीं। पास, हाँ, ये बात है पास की। कभी कई दफा जब लोग लिखते हैं तो दुख होता है कि भाई आप खाम खा में जोड़ रहे हैं। अम, भगत सिंह के, चलो ठीक है, भगत सिंह के साथ तो कोई नहीं जोड़ सकता कुछ भी। हम्म। अम, नहीं, जैसे पगड़ी वाली बात आती है हाँ, उनकी, पगड़ी केशरिया वाली बात है। केशरिया पगड़ी वाली जो हाँ, बातचीत आती है। वो तो पेंटिंग है। हम्म। वो असल असल में तो, वो जो फोटो है असल में, वो तो ब्लैक एंड वाइट है। उसमें तो कोई पगड़ी वाली जो भगत सिंह की फोटो है उसमें तो, वो कब मेरे ख्याल में कॉलेज में पढ़ते थे तब की जो है, एक एक फोटो है। एक फोटो वो है जो चारपाई के ऊपर बैठे हैं। चारपाई के ऊपर बैठे हैं मेरे ख्याल में। यहाँ तक मुझे याद है यही दो फोटो है, हो सकता है एक बच्चे की फोटो है, शायद तीन फोटो हो। तीन तीन चार फोटो है जो जगमोहन जी की पुस्तक में उन्होंने, हाँ चमन जी ने हाँ और हाँ उन्होंने हाँ बनाई हाँ हाँ थी। हाँ, पर तीन। उसमें कोई केसरिया पगड़ी वाली तो कोई जिक्र नहीं। बिल्कुल नहीं, ना किसी भी रंग की बात नहीं है कि कौन से रंग की पगड़ी थी। ये तो जिसके हाथ में भगत सिंह लग जाता है वही उसके ऊपर लिख देता है। मतलब भगत सिंह की विचारधारा है जो मेन, तो वो है भगत सिंह कोई इंसान नहीं, आदमी नहीं, भगत सिंह की एक विचारधारा है। हम्म। अगर आप उसके ऊपर नहीं चल सकते, उसकी बात नहीं करते, तो खाम खा, मतलब ये है भगत सिंह को पाड़ने वाली बात है। अच्छा, आज के वक्त में पूरे विश्व में अलग अलग तरह की बातचीत चलती है, वो कहते हैं मेरा देश, और आप लोग अमेरिका में बैठे हो, हाँ जी। तो वहाँ आपको कोई इस तरह से नहीं कहता कि आपका देश तो इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारत है, तो आप अमेरिका में आकर क्या कर रहे हो? मेरा ये सवाल इसलिए है कि जब बातचीत होती है सभी की, पूरे संसार की और मानव की बात होती है, तो इस चीज का सामना आप लोग कैसे करते हैं वहाँ, जबकि सभी लोग कहीं भी आ जा सकते हैं पक्षियों की तरह? या वैसे तो अमेरिका में कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे अच्छा। साथ तो हुआ नहीं। हाँ आपके जी, साथ मक्खन हुआ जी। है मक्खन, आपके साथ कभी हुआ है? और एक बार हुआ था। अच्छा। अच्छा जी। वो ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਗਿਆ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। हाँ ਮੈਂ जी। ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਚਾਹੀਏ। ਹੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੋ ਬੈਕ हम्म। ਟੂ ਯੂਰ ਕੰਟਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ, ਵੇਅਰ ਵਿਲ ਯੂ ਗੋ। अच्छा। यू गो। या अच्छा जी। क्यों? ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਆ। सारले बाहरले, हाँ, अमेरिका च कोई अमेरिका दा हैगा ही नहीं। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦਾ। हाँ जी। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ। अच्छा, वेरी गुड। या बड़ी बढ़िया जवाब है। हाँ, बढ़िया जवाब। तो आज तक वैसे कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अम, कि किसी ने ऐसा कहा हो। लेकिन आजकल जो सरकार आई हुई है, हाँ जी। इसकी वजह से जो इमिग्रेंट्स हैं उनको, उनके साथ बहुत धक्का हुआ है। जी। बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर गए हुए थे, जिनके पास वर्क परमिट भी थे। कुछ यहाँ तक पता चला है कुछ को, उनको भी पकड़ा गया जो लीगली वहाँ पर रेजिडेंस थे, जो इनको ग्रीन कार्ड मिला हुआ था। यहाँ तक वो भी पकड़े गए जो नागरिक थे वहाँ के, उनको जेल में भी लाया गए, और वो चारों को, कुछ को छोड़ा गया, कुछ को डिपोर्ट भी किया, फिर वहाँ से वो आए। तो ये हो चुका है इस एडमिनिस्ट्रेशन के जो चल रहा है अब। और ये अकेला अमेरिका नहीं, पंजाब में भी अपने जो बिहार से, यूपी से लोग आए हुए, उनके साथ भी हुआ है। मुझे पता नहीं, शायद हरियाणा में ना हुआ हो, क्योंकि हम ज़्यादा मिक्स हाँ, लोग हैं। मैं यही बात कर रहा हाँ, हम ज़्यादा मिक्स लोग हैं। वैसे ये यूरोप में भी थोड़ा बहुत चक्कर चला है, इतना नहीं चला जितना अमेरिका में हूँ, चला अमेरिका में है। चला है। जहाँ कनाडा में भी इतना नहीं हुआ जितना नहीं, अमेरिका में पिछले चला। दिनों ऐसा नहीं लग रहा कि पूरे विश्व के अंदर ये चर्चा चल रही है, कोई देश ये कहता है कि मेरे यहाँ लोग ना आए?
या और वहाँ के लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। हाँ 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 जैसे कि मान लीजिए भारत के अंदर ही हम ये कहें कि यहाँ से अधिकतर बाहर जाने वाले लोगों की बहुत संख्या है, हाँ हाँ मगर दूसरा कोई देश से यहाँ आ रहा हो तो उसको कहा जाता है कि नहीं आना भाई। या तो इस तरह की एक विचारधारा पनप रही है क्या पूरे विश्व में? अब नहीं, अब ऐसे कहूँगा मैं तो कि ये जो जितनी पनपनी थी पनपी अमेरिका में खास करके, लेकिन अब उसको रोकने वाले ज़्यादा लोग हैं। ज्यादा लोग आए। हैं क्योंकि अब जो वो पॉलिसी थी ना वो फेल हुई कि 80% लोग हैं अमेरिका के उसके साथ सहमत नहीं है। सहमत नहीं। 80%। अब देखो ये आने वाला 28 तारीख को अमेरिका के 500 बड़े शहरों में बड़े से बड़े जलसे होने वाले हैं, सिर्फ ही इसी बात के ऊपर कि इमिग्रेंट हैं, भाई हैं हमारे, हम तो उनको रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ तक कि जो पुलिस पकड़ने आती थी वहाँ पर लोग धक्का मुक्की होते थे अच्छा, उनसे, विरोध करते हैं उसका। विरोध करते हैं। और यहाँ तक कि वहाँ पर मतलब लोग मर भी चुके हैं विरोध करते करते। ओ। तो कि भाई वो वहाँ पर जो वो जो उसका डिपार्टमेंट का नाम है इमिग्रेशन का, वो गोली भी मार दी कुछ लोगों को, वो मर भी गए वहाँ पर। तो इसी वजह से वो उसका बैकलैश हुआ, मतलब कि भाई ये तो ठीक नहीं कर रहे ये लोग। तो ऐसे है। बाकी हाँ थोड़ा बहुत है। होगा, लेकिन वहाँ पर एक लीडर है अपना सोशलिस्ट डेमोक्रेट सोशलिस्ट लीडर है, उसका नाम है बर्नी सैंडर्स। वो तकरीबन लीड कर रहा है ऐसे। बाकी ममदानी मेयर चुना गया उसके बाद, हाँ, वो भी ममदानी उसके बाद मेयर चुना गया। मेयर चुना गया न्यूयॉर्क का, वहाँ की मतलब 70% से ज़्यादा वोट लेकर वो मेरे ख्याल मेयर में बना। मेयर बना मेयर। है। और उसमें यहूदियों ने भी उसको वोट डाली, मुसलमानों ने तो डालनी ही डालनी थी क्योंकि वो उसका नाम मुसलमान है। और हिंदुओं ने भी वोट, सिखों ने, सभी ने डाली। लेकिन इन्होंने कहा कि वो तो कम्युनिस्ट है, वो तो ये है वो है। फिर भी लोगों ने सोचा यार ये आदमी बढ़िया है, कम से कम सभी को इकट्ठा तो कर सभी रहा को है, इकट्ठा लेके चल रहा है। चल रहा है। अच्छा, तो एक चीज और बताइए। अभी आपके साथ ये जिक्र हुआ, जगमोहन जी का थोड़ा बहुत जिक्र हुआ। हम्म, जगमोहन जी आते जाते रहे वहां पे, हाँ भगत जी, सिंह के भांजे हैं, हाँ तो उनसे भी आपकी मुलाकात रही। हाँ उनसे कितना सीखने को आप लोगों को मिला, और अभी भी बातचीत रहती है? उन्होंने भगत सिंह के ऊपर और पाश के ऊपर कुछ काम किया? हाँ। खैर देखो, अगर कहें कि जब भी वो आते हैं वहाँ पर हमें प्रोग्राम करना ही होता है। करना ही होता है। हाँ, क्योंकि अगर हमें आ गए, मिल गए, फंस गए वो, तो हम तो प्रोग्राम करें ही करेंगे। इच्छा या होती है उनको सुनने इच्छा की। हो, हाँ इच्छा होती है, और लोग सुनने आते हैं जगमोहन जी को। जगमोहन जी को। अच्छा जी। अगर पता चले भी जगमोहन जी आ रहे हैं, एक हफ्ते का टाइम मिल जाए तो 300-400 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हालांकि इतने इतने उसमें। अच्छा। अच्छा, बाकी बाकी जो भी हमारे गेस्ट होते हैं वहाँ पर, गेस्ट स्पीकर होते हैं, उनको उनको भी ऐसे को ही बुलाया जाता है जिनको लोग सुनना। सुनना चाहते हैं। अच्छा, इनके साथ जिक्र हुआ, जैसे गदर पार्टी की अगर साहित्य की बात करें तो वेद वटुक जी का जिक्र ना करें तो ऐसा नहीं हो हाँ सकता। हाँ प्रोफेसर वेद वटुक जी रहे हैं आपके साथ, हाँ। तो थोड़ा उनके बारे में थोड़ा और बता दीजिए। अब 2 दिन पहले वेद भट्ट जी से मिलकर आए हैं अच्छा, मिला मेरठ है आपने? मेरठ में। कैसा स्वास्थ्य है उनका? वो 95 साल के हैं, 95 साल के हैं। 95 साल के हैं। अभी जब गए वहाँ पर खूब जोश से जफ्फी पा के मिले वो, तो वो बेचारे अब वॉकर से वाकर चलते से हैं, चलते हैं। लेकिन उनकी मूवमेंट सही है। हम्म। ठीक है, इतना शरीर बूढ़ा है तो, लेकिन सही चलते हैं वो, कोई ऐसी बात नहीं। और उनकी आवाज़ कमाल की है, अभी भी अभी दम तक है। कोई फर्क नहीं पड़ा अच्छा, कि उनका जो साहित्य है, साहित्य में तो बहुत ज्यादा योगदान है गदर हाँ पार्टी को लेके हाँ, उनका। गदर पार्टी में उन्होंने कितनी ही किताबें लिखी हैं। यहाँ तक कि एक सीआईडी की रिपोर्ट थी ब्रिटिश की, जो 1900 शायद 1919 में छपी थी। वो उन्होंने उस रिपोर्ट में सीआईडी, जो ब्रिटिश सीआईडी है, उन्होंने गदरियों को डाकू, चोर, लुटेरे कहा था। और वो जो है सीआईडी की रिपोर्ट अपने अफसरों को ट्रेन करने के लिए थी कि ये लोग खतरनाक हैं, ये ब्रिटिश को निकालना चाहते हैं। आप इन लोगों से काउंटर करना, इनको अगर मारना है तो मार दो, फांसी देनी है फांसी दे दो, इनको ख़त्म करना होगा इनको। तो वो जो किताब है उन्होंने वैसे ही निकाल कर
उसको बिल्कुल भी उसकी लैंग्वेज नहीं बदली गई, क्योंकि अगर उसको लैंग्वेज को बदल दे तो काम खराब हो जाएगा ना। और उसी ढंग से जो कहते थे कि ये करतार सिंह सराबा डाकू था, अच्छा, ऐसे ही लिखा उन्होंने। ऐसे ही लिखा था। ठीक है। तो इसीलिए डाकू है वो, डाकू तो इसीलिए उसको, और जो ब्रिटिश रानी के राज को वो उड़ाना चाहता था, इसीलिए उसको फांसी हो रही है। तो उन्होंने ऐसे ही लिखा है, और कितने लोगों को फांसी हुई, कैसे कैसे हुई, क्यों हुई, किस किस गांव के थे, उसमें सब कुछ है उस किताब में। जी। वो उन्होंने एडिट की, वो किताब, सॉरी एडिट नहीं, उसकी भूमिका लिखी, और भूमिका लिख के उसको किताब को पब्लिश किया। पब्लिश किया। अब क्या हुआ, वो क्योंकि अब वो हिंदी में भी नहीं, पंजाबी में भी नहीं, तो हमने उसको पंजाबी में ट्रांसलेट कर लिया है उस किताब को, और वो किताब छप रही है पंजाबी में, ताकि पंजाबी जो पढ़ने वाले हैं उस किताब को पढ़ सकें। हिंदी में? हिंदी में बेद जी से बात हुई थी, बेद जी कहते अब मैं नहीं कर सकता, आप हिंदी में भी करो तो उसे। आप हमें दे दो। तो वो उसके बारे में, हाँ ठीक है, हाँ। तो आपको वो खरड़ा जो आपको पंजाबी वाली ही मिल जाएगी, अगर पंजाबी अंग्रेजी दे वाली, दोनों दे दीजिए, ताकि अनुवाद में कोई दिक्कत ना हो, कहीं कुछ मिसमैच है। ठीक है, जी। हम जाते हैं वहां पर, कल को जाएंगे लुधियाना। हाँ, पंजाबी और अच्छा, इंग्लिश दोनों में दे दीजिए। याद रखनी मक्खन है, वो ठीक है। किताब आप ले लिए ना, तो जेड़ी अपनी पंजाबी वाली तो जब छपेगी तब मिलेगी, नहीं, वो इंग्लिश वाली दे दीजिए, तब तक हम उसके ऊपर काम कर लेंगे। अंग्रेजी वाली मिल अंग्रेजी जाएगी, ठीक वाली है। मिल जाए हमें। हाँ हाँ, जी। तो ये तो तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी बातचीत के बीच में ही। हाँ, तो हम्म। वो जो है उसको पंजाबी वाली, वो कहता है जो पब्लिशर है, उसने कहा भी देखो आपको कितनी किताब चाहिए वो ले जाओ, हम्म। उसके मुझे पैसे भी दे दो, और मैं आपको छाप देता हूँ और आपको वहां पर पहुंचा पहुंचा भी दूंगा, दूंगा। ठीक है। आप जो उसके बाद हमने उसको कहा कि आपका काम है जितनी मर्जी छापो और कितनी मर्जी बेचो, बेचो। है हम आप, वो कहता है बस मुझे खुशी इसी बात की है, मैं और कोई पैसा नहीं और लूंगा। कोई पैसा नहीं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। या अच्छा, तो इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि आज के वक्त में कई बार ऐसा लगता है कि जिन विचारों को सोचना, जिन विचारों को लिखना, मनन करना, विमर्श करना पहले अपराध था, उनको आज भी अपराध माना जाता है। और इसी तरह से जब आप इस तरह की बातें करते हैं, तो कहीं से लोगों के बीच में कई लोग डरते नहीं आपसे बातचीत करते हुए? अभी तक तो कभी देखा नहीं नहीं, को ऐसे डरते हुए। अमेरिका के अंदर जब आप लोग इस तरह की बात करते हैं कि यार। नहीं, ऐसी बात नहीं, असल में क्या है, अगर लोगों के साथ बात करें ना, लोग समझते हैं कि यार बात तो सही है, अच्छा। बात तो सही है। मेरे ख्याल में अगर हिंदुस्तानी है जो, वो झगड़ा जरूर करते हैं कि आप आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं, हम्म। आप हिंदू महासभा के हक, आप खालिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, अरे आपने मुल्ले को क्यों गाली दिखा दी, हमारी जमायत इस्लामी को बुरा क्यों कह रहे हैं, ये लोग करते हैं। अमेरिका में मेरी वाइफ अमेरिकन है, हम्म। वो वहीं पर पली जन्मी बड़ी है, है। वहीं पर पली है। मैं तो उससे प्रभावित होकर शादी हुई है मेरी तो उससे, अच्छा। कम से कम वो जलसे जुलूसों में तो मैं तो उसके साथ जाता हूँ, मैं नहीं तो। ये है कि हमारे हिंदुस्तानी तो मेरे ख्याल में बहुत कम होते हैं, कम क्या होते हैं यार, कई दफा तो मिलते ही नहीं। हम्म। और जब मैं उसके साथ जाती हूँ, वो मुझे करती है, वो कहता है पंजाबी में क्या कहें उसको, मखौल करती है कि भाई आपके आपके भाई साहब कहाँ हैं, आपके भाई बहन कहाँ हैं, अच्छा, ये वो मजाक करती है। अच्छा। यहाँ तक क्या है कि पंजाब, वो एक कहावत है ना कि आलू और पंजाबी हर एक दुनिया हर का एक एक दुनिया से हर एक मिल कॉर्नर मिल जाता है जाते ना, हैं। तो वो कहती है आलू कहाँ है। अच्छा। तो 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 पब्लिक रिलेशंस में वो नजर नहीं आते। या तो सो ऐसा है। तो नहीं, मतलब कोई ऐसी नहीं वो है। है, हाँ। अच्छा, चलिए, जो प्रोग्रेसिव चीज है, जैसे हमने अवतार सिंह पाश की बात कही कि हम्म, अवतार सिंह पाश को उस वक्त सुनने वाले, कविता को सुनने वाले, पढ़ने वाले हम्म, लोग उस वक्त हजारों की संख्या में थे। हाँ बिल्कुल। और आज के वक्त में लिखने और पढ़ने की जो संस्कृति खत्म हो रही है, तो क्या इसका फर्क जो है मानव के जनजीवन पर भी फर्क पड़ रहा है, और या ये बढ़ेगी या और घटेगी? ये यार, ये जो है ना, सेल फोन है जो, हाँ जी। ये या वाकई इसने ना बहुत ज़्यादा, वो जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा वो पकड़ कर कैद में डाला कैद में हुआ डाल है, हैं? तो सो वो अब क्या है कि वो उससे कैसे निकलेंगे इसके बारे में कह नहीं सकते, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है।
कल जो प्रोग्राम था वहाँ पर फतेहाबाद फतेहाबाद में, वहाँ पर कोई 100 के ऊपर लोग थे, बहुत जो ही भगत समझदार, सिंह की शहादत पे कार्यक्रम शाद शहीदी पे दिवस पे आए था। आए थे। और उसमें मैं कहूँ कि कम से कम 40-50 वो जो नौजवान थे, तो बाकी चलो ज़्यादा ज़्यादा वो थे बड़ी उम्र के, 50 साल के ऊपर वाले होंगे, लेकिन 40-50 के करीब लोग, 40-50 होंगे। तो नौजवान थे वो, और उन्होंने बड़े ध्यान से सुना, आखिर तक वहाँ पर बैठे रहे। मेरे ख्याल में इतना वो डरने वाली बात नहीं है, जो ये पीढ़ी है वो सुनेगी, क्योंकि बाकी जिन दिनों में आ, हम पढ़ते थे, ठीक है ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन उन दिनों में ये भी है कि जो नक्सलवादी मूवमेंट थी उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था लोगों के ऊपर। उनको, लोगों को ये था कि यार ये तो ना सब कुछ बदल कर रख देंगे, ये बराबर समाज चाहते हैं, इन लोगों का साथ दो, इसलिए वो ज़्यादा लोग सुनने आते जो थे। बंदूक से प्रेम है, गन कल्चर जिसको कहा जाता है, हरियाणा के अंदर इसको गन कल्चर के गाने भी आए काफी, हाँ, और एक अलग तरह का जो है वातावरण पनप रहा है। हाँ, जैसे भगत सिंह को लेकर भी रोमांटिज्म की बात की जाती है, उसके हाथ में बंदूक दिखाई जाती है, चंद्रशेखर आजाद के हाथ में बंदूक दिखाई जाती है, और उसके बाद का आपने आंदोलनों का भी जिक्र किया है जिसमें बंदूक का जिक्र है। तो क्या ये बंदूक के प्रति जो रोमांटिज्म है ये कहीं खत्म होता हुआ आपको दिखाई देता है? असल में भगत सिंह ने कभी भी बंदूक का वो नहीं किया, नहीं, उन्होंने उसको तो नहीं किया, प्रचार नहीं हाँ, किया, प्रचार। ना बम का हालांकि उनका ये एक लेख है, उनका एक कविता। कोट है कि पिस्तौल और बंदूक कभी क्रांति नहीं लेके आते हैं, और ये हाँ, विचारों की शान पर तेज विचारों होते की सब है ना। तो वो तो उन्होंने तो नहीं किया। हाँ ठीक है, जब उनका बुत लगता है तो पिस्तौल हाथ में होता है, ठीक है। चलो अब तो किताब भी आई, ठीक है। एक एक बात मानता हूँ कि जो ऊधम सिंह का केस अलग है, क्योंकि उसने जनरल डायर को मारा, और वो एक बहुत बड़ा काम था, हैं। इसलिए वो पिस्तौल है उनके हाथ में है, ठीक है, कुछ बात भी बनती है। लेकिन लेकिन बाकी के जो देशभक्त हैं, अब चंद्रशेखर आजाद के हाथ में पिस्तौल इसलिए है कि वो काउंटर है, पुलिस उसको मार रही है तो वो मारेगा, गोली चलाने के लिए उसको चाहिए। भगत सिंह जो है उसको, सांड्रेस को मारना है, उसके लिए चाहिए, लेकिन हमेशा थोड़ा पिस्तौल रखता बस था यही वहां पर। बातचीत का हाँ, जिक्र है। मेरे ख्याल में वो जो है एक पिस्तौल या एक बंदूक से तो कोई कभी इनकलाब नहीं आया, ना आएगा। वो तो जब सारी की सारी जनता खड़ी हो जाएगी। आपने वो देखा है, अब थोड़े दिन ही पहले या साल पहले बात हुई है, श्रीलंका में किसी के पास कुछ भी कुछ नहीं भी था, नहीं था, डंडा भी नहीं था डंडा लोगों भी के पास, उन्होंने सरकार को गिरा दिया। नहीं। बांग्लादेश ये में नेपाल में हुआ अभी। नेपाल में हुआ, तो बांग्लादेश में कुछ भी नहीं था लोगों के पास, पुलिस अपना मिलिट्री वालों ने हाथ खड़े कर दिए, भी ठीक है हम तो नहीं मारेंगे उसको, प्रधानमंत्री को कह दिया भाग जाओ नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। तो ये है कि वो जो है, इस गलत कल्चर से तो युवाओं को निकलने की जो जरूरत निकलने है, की निकलने जरूरत की है। जरूरत है, हाँ, और किताबों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की हाँ, जरूरत है। हाँ, पढ़ने। आपसे मेरी बातचीत हुई थी यहीं पर काफी पहले, जिसमें आपने कहा था कि किताबों को पवित्र मान के बंद कर दिया जाता है। हाँ, या बिल्कुल। कुछ किताबें हैं हाँ जी, जब जिनको, जबकि वो पढ़ने की है। हाँ किताब पढ़ने की है। अब देखो, अगर वो उस ढंग से देखा जाए, मैं थोड़ा सा कहूँगा कि चलो ठीक है, जो हमारी किताबें हैं वो कहते हैं, हम कहते हैं यार पढ़ो, ठीक है कोई बात नहीं, अगर इसने चाय का कप उसके ऊपर रखा गया किताब का, तो बात जल्द के ऊपर लग जाएगा, थोड़ा सा चाय लग जाएगी तो कुछ नहीं होता, बीच में पढ़ने वाले पेज हैं उसको पढ़ो। बाइबल है, हम्म, किसी भी होटल में चले जाओ अमेरिका में आप, हम्म, वहां पर आपको बाइबल, एक दो कापी बाइबल की वहां पर दराज में पड़ी मिल जाएंगी। वहां पर शराबी भी आते हैं, तम्बाकू पीने वाले भी आते हैं, नशा करने वाले भी आते हैं, किस किस ढंग के हाथ लगते हैं उनके ऊपर, कोई परवाह नहीं। वो कहते हैं कम से कम एक पेज पढ़ा होगा, कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, किसी ने तो ज्ञान पढ़ा, लिया होगा। अगर किताब वहां पर रखी हुई तो लोग पढ़ेंगे। हम्म, तो इसीलिए जो बाइबल है दुनिया की सबसे ज्यादा छपने वाली किताब है, इस वजह से। इसी वजह से, क्योंकि होटलों में रखते हैं वो। हम्म, पढ़ता तो उसको इतने लोग नहीं, हालांकि मैं जब होटल में ठहरता हूँ ना खुद,
मेरी वाइफ शायद, क्योंकि वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई है, वो शायद ना पढ़े, मैं एक आध पेज पढ़ लेता हूँ उसमें से। अच्छा, आप पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैं पढ़ ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा था कि आज के वक्त में दो चीजें हैं जिनके अलग अलग जवाब आप दे दीजिएगा। हम्म, पहले तो शहीद भगत सिंह की प्रतिमा, जो मूर्ति कह लीजिए, प्रतिमा कह लीजिए, स्टेचू कह लीजिए, वो अकेला भगत सिंह का नजर आता है, उसमें से राजगुरु सुखदेव गायब है। हाँ जबकि जो भगत सिंह के माता जी थे वो भी कहते थे कि मेरे बेटे को अकेला मत करो। हाँ ये तीन बेटे हैं, तीनों को। हाँ। दूसरा, भगत सिंह को लेकर उसकी मूर्तियों को, उसकी प्रतिमा को दूध से नहलाया जाना, हवन यज्ञ करना, या- किस तरह से देखते हैं इन दोनों ये बातों को? ये तो भगत सिंह के विचारों के उल्ट है बिल्कुल। बाकी जो वो जो अपना क्या कहते हैं, राजगुरु और सुखदेव की अगर बुत वहाँ पर भगत सिंह का है तो दोनों का, तीनों का होना चाहिए। हालांकि बटुकेश्वर दत्त भी उनके साथी थे, उनका भी होने, बाकी दूसरे भी ठीक है, सभी का नहीं बनाया जा सकता। लेकिन वो तो तीन को तो फांसी इकट्ठी हुई है ना, हम्म। तो इसलिए उनको तो, उनका तो बुत इकट्ठा लगना चाहिए। तो कुछ लोगों की ये है बात, जो हमारे गांव में लगा हुआ बात हुई, वो कहते हैं अ, थोड़ा पैसे वगैरह की कमी के कारण शायद इन्होंने नहीं किया। तो नहीं, ये तो ट्रेंड ही है इस हाँ, वक्त, आज के वक्त में ट्रेंड ही चल रहा है कि अकेला भगत सिंह या की ही प्रतिमा जगह जगह नजर आती या नहीं वो अब खैर, अगर विचारधार के ढंग से देखा है। हाँ, जाए तो विचारधारा ढंग से बात हाँ, है। विचारधार के ढंग से देखा जाए, क्योंकि लिखा ज़्यादातर भगत सिंह। भगत सिंह ने ही है। हम्म। किताबें भगत सिंह की जो है। भगत सिंह, मैं नास्तिक हूँ और ये वो जो भगत सिंह ने लिखा है। दूसरे जो क्रांतिकारी थे उनका लिखा बहुत कम मिलता है। सुखदेव ने लेटर वगैरह लिखे हैं हाँ, गांधी लेटर को, लिखे। नेहरू को। हम्म। और राजगुरु ने बेचारा, हालांकि वो टीचर था, उसने कभी भी कुछ भी नहीं कम लिखा लिखा। है, हाँ, कुछ भी मेरे नहीं लिखा। ख्याल में लगता नहीं कोई कोई हाँ, चिट्ठी वगैरह भी शिव नहीं। वर्मा के उसमें भी जिक्र नहीं है हाँ, कहीं। शिव वर्मा थे, वो बहुत बढ़िया राइटर थे, हालांकि मतलब उनका बहुत कुछ मिलता है। बाकी तकरीबन सभी जो देशभक्त हैं उनकी कोई ना कोई डायरी मिल जाएगी। अम, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। हम्म। यहाँ तक कि करतार सिंह सराबा भी अखबार ही छापते थे, उसने उन्होंने इतना नहीं लिखा, अलग से कुछ नहीं लिखा। अलग से कुछ नहीं लिखा। जो लिखा वो जो है, जे सेवा देश दी जिंदड़ी बहुत औखी, वो उनका है, वो छपा भी है। वो थोड़ा बहुत कविताएं वगैरह ही हैं, लेकिन लंबा चौड़ा नहीं कोई है। अगर विचारों के ढंग से देखा जाए, खुलकर लिखने वाला और खुलकर पढ़ने वाला सिर्फ 24-23 साल की उम्र में, तो भगत सिंह है। इसलिए भगत सिंह का नाम लेखकों में भी आता है, कवियों में भी आता है, दार्शनिक में भी आता हाँ, है, दार्शनिक दार्शनिक में में। भी आता यहाँ तक कि पता नहीं किसी वो जो फ्रांस की किसी यूनिवर्सिटी ने मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट किया है। है। अच्छा। हाँ, हम्म। तो मैं मैंने वो कहीं पर देखा है, लेकिन मैंने, मेरे दोस्त हैं वो जो अपना जसवंत सिंह पूनिया, हाँ जी। क्योंकि वो फ्रेंच के प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे फ्रेंच, उनसे पूछा कि ये क्या लिखा है इसके ऊपर। हम्म। उसको मैंने भेजा तो उसने ट्रांसलेट करके भेजा कि भाई ये तो हेडिंग है, उस पर ये लिखा है कि वो जो मैं नास्तिक मैं क्यों हूँ, ये नास्तिक हाँ। हूँ। तो इसका मतलब वो किताब छप चुकी है, लेकिन अब हमें तो फ्रेंच आती नहीं, तो उसको नहीं, चलिए, हम हिंदी में और पंजाबी में उसको पढ़ चुके हैं। या हाँ हाँ, हाँ, ये हम हम पढ़ उसको चुके पढ़ हैं, चुके हैं और हाँ लोगों का। हाँ हाँ। तो आपसे तो बातचीत काफी हमारी होगी, तो एक थोड़ा सा मैसेज और दीजिए आज के वक्त में, जो आज के वक्त में भगत सिंह को, अवतार सिंह पाश को, या फिर समाजवादी विचारों को, या सुधारवादी विचारों को, या प्रोग्रेसिव विचारों को, कुछ भी कह लीजिए, मानवतावादी विचारों को, इससे जुड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? यार देखो, ये जो है ना, एक अम, कठिन काम नहीं, लेकिन ये है कि इसके किए बगैर समाज नहीं सुधर सकता। समाजवाद के बगैर अम, जो है, दुनिया जिंदा भी नहीं रह सकती और दुनिया की तरक्की भी नहीं होगी। अगर आप कहें ना कोई आदमी कि हाँ भाई मैं किसी को लताड़ कर आगे निकल जाऊंगा, हम्म। ठीक है, आप इसको लताड़ कर आगे निकल जाओगे, लेकिन फिर जाओगे कहाँ? फिर आपको ये तो वही बात हुई फिर, जो ये तो कि लुटेरे समाज वाली बात हुई। अब जो समाजवाद है वो सिखाता है आपको कि भाई सभी भाई बहन
बगैर किसी जात पात के हम इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ हमें बढ़ना होगा। तो और जो नौजवान हैं वो उनके पास ताकत होती है, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो अगर वो पढ़ें भगत सिंह को तो वो क्या है कि उनका मन है जो, या उनका जो दिमाग है वो उस तरफ बढ़ेगा, तो वो उसके लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, उसके लिए जद्दोजहद कर सकते हैं, जद्दोजहद कर सकते हैं। तो ये तो करना ही होगा, किसी ना किसी दिन होगा। और मतलब भविष्य जो समाजवाद का ही है। समाजवाद का। हाँ। अमरीक सिंह जी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई, भूली पुरानी सारी की सारी बातें हुई, मगर इसके साथ एक वार्ता रह गई जो मैं इनसे सुनना चाहता था, इनकी कविताओं को, पंजाबी की चीज़ों को, और वो रह गया। मगर मैं उनके ऊपर भी बातचीत करूंगा, और मेरी इच्छा रहेगी जब तक आप यहाँ आए तो एक बार हमारे पास आइए स्टूडियो में, और कम से कम कविताएं सुनाइए, लोगों को वो भी सुननी चाहिए। कोशिश तो करेंगे। आप इस पूरी बातचीत के ऊपर क्या सोचते हैं, अपनी जो भी राय है जरूर दीजिएगा, और इसको अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। और मुझे अक्सर ये लगता है कि जो इस तरह की वीडियो कम देखी जाती हैं, मगर इनको उनको जरूर दिखाइए जो इस तरह से सोच रखते हैं। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद सर, अच्छा, आपका भी धन्यवाद। शुक्रिया आपका। धन्यवाद।